घर के अंदर एक बुजुर्ग ससुर को बुखार चढ़ा हुआ था और तभी जो उसकी बहू होती है वो पहले तो उसे आवाज लगाती है, लेकिन बुखार के कारण ससुर से उठा नहीं जाता है। तो उसके बाद जो बहू होती है वो एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए बाहर हॉल में ले जाती है। वहां पर जाने के बाद एक गिलास ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देती है। इस बात को देखकर जो ससुर होता है वो पहले तो उसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन जब वो ठंडा पानी डाल देती है तो उसके बाद पड़ा पड़ा कांपने लगता है। अब जैसे ये सब कुछ वो बहू अपने ससुर के साथ कर रही थी तो उसी समय पर उसका पति आ जाता है, जिसके साथ उसका बेटा भी था। अब यह सब कुछ देखने के बाद बेटा एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी से बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। क्या होता है इससे आगे और किस वजह से वो बहू अपने बुजुर्ग ससुर पर इस तरह से अत्याचार कर रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। असम के शिवसागर शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक बुजुर्ग ससुर है, उसकी बहू है, उसका बेटा है और साथ में उनका एक पोता है। यहाँ पर बहू का नाम अंजलि होता है और बेटे का नाम सतीश होता है और जो उनका बेटा होता है उसका नाम सोनू होता है। सुबह सुबह घर के अंदर जो सतीश होता है वो अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होता है और यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती है और खाना बनाकर लंच में पैक करके उसे दे देती है। ऐसा ही लंच वो अपने बेटे के लिए भी पैक करती है और उसे भी उस लंच को पैक करके दे देती है। सतीश खुश होकर वहां से ड्यूटी के लिए चला जाता है और जब ये सब कुछ देखते हैं तो देखने से लगता है कि ये परिवार बड़ा ही खुशनुमा है और इसके अंदर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस परिवार के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसे देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। दरअसल इस घर के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी बहू उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करती है और जब भी उसे टाइम मिला करता या कोई भी मौका मिला करता तो उसी टाइम पर वो अपने ससुर को पहले तो खरी खोटी सुनाया करती और उससे भी अगर उसका मन नहीं भरा करता तो उसको झटक पटक दिया करती। बुजुर्ग ससुर अब काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चला था और उसके इधर उधर चलना हलना बस की ज्यादा नहीं था। इसके बावजूद भी वह उसे छोटे छोटे काम करने के लिए कहा करती, क्योंकि घर के अंदर उन दोनों के अलावा कोई और नहीं रहा करता है। ऐसा क्या कारण था जिस वजह से बहू ऐसा किया करती है, इसके बारे में जब पता चलता है जब एक दिन घर के बेटे सोनू की छुट्टी होती है और छुट्टी के दौरान जो सोनू होता है वो फिलहाल तो बाहर खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे वो वापस लौटता है तो उसके बाद चुपके चुपके अपने घर में आ रहा था, न जाने क्यों क्या कारण था। और जैसे वो घर के अंदर आकर देखता है तो उसकी जो मां थी वो उसके दादाजी पर हाथ उठा रही थी। अब इस बात को देखने के बाद यहां पर सोनू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो सामने उसकी मां थी और मां के सामने वह कुछ भी नहीं कह सकता था, तो इसी वजह से चुपचाप खड़ा होकर यह नजारा देखता रहता है। लेकिन जैसे ही मां को यह पता चलता है कि उसका बेटा उसे देख रहा है तो उसके बाद वह एकदम से अपना व्यवहार गिरगिट की तरह बदल लेती है और एकदम से कहने लगती है कि ससुर जी आप इस तरह से क्यों पड़े हुए हो, खड़े हो जाओ। अब यह सब कुछ देखकर जो ससुर होता है उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिलहाल खड़ा हो जाता है और इसके बाद यहां पर जो उसकी मां होती है सोनू की वह अंदर चली जाती है। यहां पर जो सोनू होता है उसके दिमाग पर इन बातों का बड़ा ही गहरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वह अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और ऐसी हालत में देखकर उसे उन पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है। अब तक सोनू को नहीं पता था कि उसकी मां उसके दादाजी के साथ ऐसा किया करती है, लेकिन जब से ये बात पता चली है तो उसके बाद वह अपनी मां की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। अब तभी जो मां होती है वह पड़ोस में किसी काम के लिए जाती है और यहां पर जो सोनू होता है वह एकदम से अपने दादाजी के पास जाता है और कहने लगता है कि दादाजी ये सब क्या था जो मैंने देखा था और ये क्यों हो रहा है। तो उसके बाद यहां पर जो दादा होता है जब वह सुनता है कि बेटे ने सब कुछ देख लिया है तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा जो कुछ भी तुमने देखा है इस बात के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पर जो पोता होता है वो पूछने लगता है दादाजी क्यों, ऐसा क्या बात है जो आप इस बात को मुझे नहीं बताने दे रहे। तो उसके बाद दादा कहता है कि नहीं बेटा बस तू ये जान ले कि अगर ये बात तुमने बताई तो उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यह बात सोनू के दिमाग में घर कर गई थी और उसके बाद वह बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगता है। हालांकि उम्र उसकी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये तो समझ ही सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यहां पर उसकी मां के अंदर उसे लाखों बुराइयां दिखाई दे रही थी, जबकि उसके दादा के अंदर उसे कोई भी बुराई नहीं दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपने दादा से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन दादा उसे कुछ भी नहीं बताता है और इसके बाद वह ऐसे ही चुपचाप रह जाता है, इस बात को अपने मन के अंदर दफन किए हुए। धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और
4-5 दिन तक लगातार जो सोनू होता है वह इसी बात के बारे में सोचता रहता है और घर के अंदर गुमसुमसा रहा करता है। अब जो मां अंजलि होती है वो अपने बेटे से पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तो वो कहता है कि नहीं मां कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसी वजह से ऐसा कर रहा हूं। तो उसके बाद मां उसे दवा दे देती है और दवा लेकर वह आराम करने लगता है। लेकिन वहीं पर जो पिता होता है वह भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखता है और एक दिन जब सुबह सुबह ड्यूटी पर जा रहा था तो उसी समय अपने बेटे को बुलाता है और कहने लगता है कि बेटा क्या हुआ, मैं कई दिनों से देख रहा हूं तू ना तो अच्छी तरह से चहकते हुए घर के अंदर रहा करता है और ना ही तेरा कहीं भी मन लगा करता है। देखने से लग रहा है कि तुझे कोई ना कोई बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है। आखिर क्या बात है ऐसी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो बेटा होता है वो पहले तो मना करता है, लेकिन पिता समझ चुका था और उसके बाद जब वह बार बार पूछता है तो वह कह देता है कि पिताजी बता तो मैं दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप दादाजी को यह पता ना चलने देंगे कि मैंने आपको बताया है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो सतीश होता है वह कहने लगता है कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं तेरे दादाजी को पता ना चलने दूंगा कि तुमने मुझे बताया है। यहां पर सतीश समझ रहा था कि कहीं को वैसी वैसी बात तो नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, ये तो बात कुछ और ही थी। जब बेटा उसे बताता है कि इस तरह से जो मां है वो दादाजी पर अत्याचार किया करती है और उसे परेशान भी किया करती है, तो इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो बेटा होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा करता। तो यहां पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि आपके सामने नहीं और ना ही मेरे सामने, वो तो अकेले में जब रहा करती है और जब ही दादाजी को परेशान किया करती है। मैंने दादाजी से पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया और कहा कि तुम्हें इस बात को ना जानने में ही तुम्हारी भलाई है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो बेटा होता है वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या कारण है जो इस बात को सुनने में इसकी कोई भलाई नहीं है और क्यों मेरे पिताजी इन सब चीजों को सहन कर रहे हैं। अब बेटे की कही कही बात थी तो इस पर वो विश्वास नहीं कर सकता था और इसीलिए फिलहाल तो वह कहता है कि ठीक है बेटा मैं देखता हूं कि क्या होता है, और ऐसा कहकर वह ऑफिस के लिए चला जाता है। लेकिन यह बात बेटे के भी दिमाग में घूम रही है और बार बार उसे यह बात याद आ रही है कि कहीं सच में मेरे पिता के साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा जैसा बेटा कह रहा है। और यह बात सोचते हुए पूरे दिन में फैसला कर लेता है कि किसी दिन अचानक से वह घर जाएगा और घर जाने के बाद इस बात का पर्दाफाश करेगा। यह सोचकर जो सतीश होता है वह अब 1-2 दिन रुकने के बाद अचानक से एक दिन घर पहुंच जाता है, लेकिन उस दिन घर के अंदर उसे सब कुछ सामान्य लगता है। अब जैसे वो घर पहुंचता है तो यहां पर उसकी जो पत्नी होती है वह कहने लगती है कि आ गए आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उसके बाद सतीश कहने लगता है कि मेरी तबीयत खराब थी तो इसी वजह से मैं घर आ गया। वह यहां पर बहाना लगा देता है क्योंकि वह उस बात का निष्कर्ष निकालना चाहता था। और इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर से वो अचानक से घर आता है, लेकिन इस बार उसे सब कुछ पता चल जाता है। दरअसल आज यहां पर उसको जो पिता होता है उसकी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने के कारण उससे उठा तक भी नहीं जा रहा था। तभी यहां पर जो उसकी पत्नी होती है वह उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन यहां पर जो ससुर होता है उसके उठना बस की नहीं था और वह ज्यादा तेज आवाज में बता भी नहीं सकता। वह कहने की भी कोशिश करता है, लेकिन बहू को यह बात नहीं सुनती है और उसके बाद वह फौरन से आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने लगती है। ससुर उससे कहने लगता है कि बहू ऐसा मत करो, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन बहू उसकी एक नहीं सुनती है और उसे घसीटते हुए उसके कमरे से बाहर हॉल में ले आती है। और जब यहां पर ससुर कहता है कि मुझे बुखार आ रहा है तो उसके बाद वह 1 गिलास ठंडा पानी लाती है और उसके ऊपर उड़ेल देती है। अब जैसे दोपहर के समय में बहू ने यह सब कुछ किया था तो उसी समय यहां पर जो उसका पति होता है सतीश, वह अब तक बाहर आ चुका था और बाहर आकर यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। जैसे वो ये देखता है कि उसकी पत्नी ने उसके पिता के ऊपर ठंडा पानी उड़ेल दिया है, जबकि उन्होंने कहा था कि मुझे बुखार आ रहा है, और उसके बाद जो पिता होता है वह कपकपाने लगता है और बहू उस पर गुस्सा कर रही है तो एकदम से अंदर आता है और अपनी पत्नी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद जैसी पत्नी देखती है कि पति ने उसको देख लिया है तो उसके बाद एकदम से वो ड्रामा करने लगती है और अपने ससुर को उठाने लगती है, लेकिन यहां पर पति सब कुछ देख चुका था और वह कहने लगता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे पिता को हाथ लगाया तो तुम जैसी औरत को लेकर ऐसा कहकर उसे वह खबरदार कर देता है और उसके बाद जाकर खुद अपने पिता को उठाता है और उठाने के बाद एकदम से उनके आंखों के आंसू पहुंचता है और आंसू पहुंचने के बाद उसे चुप कराता है। यहाँ पर पिता तो चुप होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो बेटा सतीश होता है वह अपनी पत्नी से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए? तुम्हें पता है ना ये मेरे पिता हैं और मैं इन्हें जान से ज्यादा प्यार किया करता हूँ। तभी यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बात को इधर उधर करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी देर में जो सोनू होता है वह कहने लगता है कि पिताजी
माँ झूठ बोल रही है और ये तो बार बार ऐसा ही किया करती हैं। इस बात को सुनने के बाद जो सतीश होता है वो कहने लगता है कि बताओ इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? बेटा भी बता रहा था कि उसने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। अब इसके बाद यहाँ पर जब पत्नी को दिखाई देता है कि बात बिगड़ती हुई जा रही है तो उसके बाद वह वहां से जाने का ढोंग करने लगती है। कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, मैं ही तुम सभी को बुरी दिखाई दे रही हूं तो उसके बाद मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। लेकिन जैसे ही यहां पर बहू घर को छोड़कर जाने की बात करती है तो एकदम से जो ससुर होता है वह उसे रोकने लगता है। कहता है कि बहू ऐसा मत करो, मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम बिल्कुल इसे छोड़कर मत जाओ। अब यहां पर बहू पीछे तो मुड़ गई थी लेकिन मनी मन सोच रही थी कि देखा ना, फिर से इसने रोक लिया। लेकिन यहां पर तभी जो उसका पति होता है वो कहता है कि पिताजी आप इसे मत रोको और इसको यहां से जाने दो, क्योंकि ऐसी महिला को मैं अपने घर के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं इसे अपने घर के अंदर ले आया। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो पत्नी होती है वह दोबारा से मायूस हो जाती है और अपने कमरे के अंदर जाने लगती है अपना सामान पैक करने के लिए। इधर यहां पर जो बेटा होता है वो अपने पिता को संभालते हुए एक सोफे पर बैठाता है और कहने लगता है कि पिताजी ऐसा क्या कारण है जो आप इसे रोकना चाहते हो और क्यों इन सभी बातों को आप हमसे छुपा रहे थे? तभी जो पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा था। तो यहां पर सतीश पूछता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि बेटा शायद तुम्हें याद होगा कि जब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी तो उसके बाद तुम काफी ज्यादा उदास रहा करते थे, लेकिन उसके बाद से जब अंजलि इस घर के अंदर आई है उसके बाद से तुम बड़े खुश रहा करते हो और तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं इन सभी बातों को तुम्हें नहीं बताता हूं। बेटा पूछता है कि इन बातों का मेरी खुशी से क्या लेना देना? तो वो कहने लगता है कि बेटा अब देखो तुम्हारी बहू रूठ कर जा रही है तो तुम्हारा घर तो उजड़ गया ना, और उसके बाद मैं दोबारा से तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता क्योंकि अब ये घर बसा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये घर उजड़े। तू ऐसा कर, अपनी पत्नी को रोक ले और मैं तो यहां से चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम लोग इस घर के अंदर रह लेना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को न जाने मुझसे कौन सी चिढ़ है जिस वजह से ये ऐसा किया करती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो बेटा होता है उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि सच में ही वो पिता के साथ ऐसा क्यों किया करती है, जबकि दोनों बाप बेटे के साथ तो वो काफी अच्छा व्यवहार किया करती है। और फिर उसके बाद वह कारण जानना तो चाहता है लेकिन यहां पर अभी माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं पूछ सकता। तो इसी वजह से जो सतीश होता है वह अपनी पत्नी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि दोबारा से हमारी दहलीज पर चढ़ना भी मत और अपने पिता का ख्याल मैं अपने आप रख लूंगा। इसके बाद जो पत्नी होती है उसे अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, लेकिन पति ने अब ठान लिया था कि बिल्कुल भी वह उसे घर के अंदर नहीं रखेगा और वह उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है और वह भी वहां से चली जाती है। इसके बाद वह अपने मायके चली जाती है, लेकिन मायके वालों को जैसे ही पता चलता है कि दामाद जी ने बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है और कह दिया है कि दोबारा यहां पर मत आना, तो उसके बाद जो सतीश के ससुराल वाले होते हैं वो फौरन से अपनी बेटी को लेकर सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर कहने लगते हैं कि दामाद जी अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है तो आप हमें बता दीजिए, हम इसे समझा देंगे, लेकिन इस तरह से हमारी बेटी को घर से बाहर मत निकालो क्योंकि अब इसका कोई भी सहारा नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो बेटा होता है सतीश, वह पूरी बात अपने ससुराल वालों को बता देता है और कहता है कि इस तरह से तुम्हारी बेटी ने किया है और बताओ मैं इसे घर से निकालूं या ना निकालूं। अब इस बात को सुनकर जो सतीश के सास ससुर होते हैं वह भी काफी ज्यादा सामाजिक आदमी थे और उन्हें अब ये बात दिखती है कि उनकी बेटी की गलती है, तो इसके बाद वह वहीं पर अपनी बेटी को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तू ऐसा ही करेगी तो उसके बाद हमारे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और बेशक से तू कहीं भी रहना, लेकिन हम तुम्हें अपनी बेटी तक कबूल नहीं करेंगे। इस बात को सुनते ही यहां पर जो बेटी होती है अंजलि, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पूरी तरह से पछतावा होने लगता है। वह एकदम से सभी के सामने हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो बचपन की जलन में मैं ऐसा कर बैठी। इस बात को सुनकर जो पति होता है वो कहने लगता है कि पहली बात तो मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ तुमने गलत किया है उसी से माफी मांगो और वही तुम्हें इस बात की माफी दे सकता है। अगर वो तुम्हें माफ करके इस घर के अंदर रखने के लिए तैयार हैं तो मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इस बात को सुनकर यहां पर जो अंजलि होती है एकदम से अपने ससुर के पैर पकड़ती है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि ससुर जी मुझे माफ कर दो और आगे से ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। अब इस बात को देखकर यहां पर जो ससुर होता है वह कैसे भी नहीं चाहता था कि उसके बेटे का घर उजड़े और इसी वजह से वह झट से उसे माफ कर देता है। इसके बाद जब ससुर ने माफ कर दिया था तभी वह अपने सास ससुर से कहने लगता है कि देखिए मेरे पिताजी ने इसे माफ कर दिया है, इस घर के अंदर तो ये रह लेगी, लेकिन मैं अब इसे पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता क्योंकि इसने बहुत ही गलत किया है। इसके बाद जो सास ससुर होते हैं वह उसे मनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे सहारे से इसका समय व्यतीत होगा, लेकिन यहां पर सतीश साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर जो सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा कम से कम घर के अंदर तो रख लो, क्योंकि जवान बेटी घर पर रहती हुई अच्छी नहीं लगती। इसके बाद वो लोग तो यहां से चले जाते हैं और दोबारा से ये सभी लोग इस घर के अंदर रहने लगते हैं, लेकिन
फिलहाल जो सतीश होता है वह पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था और उसने अपने घर के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे ताकि वो कहीं भी रहे और अपने घर पर निगाह रख सके, ताकि उसकी पत्नी ऐसा वैसा अब उसके पिता के साथ ना कर सके। यहां पर जो अंजलि होती है उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो गया था और चेंज होने के व्यवहार के साथ साथ ही वह अपने ससुर का अच्छी तरह से आदर करने लगती है और धीरे धीरे जब पति को लगता है कि अब उसकी पत्नी सुधर गई है तो उसके बाद वह भी उससे बातचीत करने लगता है और यहां पर दोबारा से उसे पत्नी का दर्जा देने लगता है। जब वह दोबारा से अच्छी खुशी रहने लगते हैं तो तभी एक दिन जो सतीश होता है वह उससे पूछने लगता है कि यह बताओ कि तुम्हें मेरे पिता से ऐसी क्या जलन थी जिस वजह से तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार किया करती थी। तो उसके बाद यहां पर जो अंजलि होती है वो कहने लगती है यह जलन तो बचपन से ही थी। इसके बाद पति पूछता है कि वो कैसे, तो वो बताती है कि तुम्हें याद होगा कि जब तुम पहली बार रिश्ता लेकर हमारे घर पर गए थे और मेरे लिए यह रिश्ता आया था, लेकिन उसी दौरान जब मेरी छोटी बहन तुम्हारे सामने आ गई तो उसके बाद तुम्हारे पिता ने कहा कि ये वाली लड़की से हमें शादी करनी है और ये वाली से नहीं करनी। तो इसके बाद माता पिता ने कहा कि ठीक है, हम इसके लिए पहले लड़का ढूंढ लेते हैं और जब लड़का मिल जाएगा तो दोनों बेटियों की एक साथ शादी करा देंगे। तो सतीश कहता है कि हाँ मुझे पता है, अच्छी तरह से याद है। तो वो कहने लगता है कि वही जलन, क्योंकि बचपन से ही मेरी जो छोटी बहन थी वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, तो हर जगह उसकी प्रशंसा हुआ करती थी और मुझे लोग धिक्कारा करते थे मेरे रंग की वजह से, मेरी शक्ल सूरत की वजह से। अब इसमें मेरा क्या दोष था जो मेरे साथ हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जब मेरी शादी हो जाती है तो उसके बाद भी मैं अपनी पत्नी के घर बार को देखा करती हूँ और इसी को देखकर बहुत कुछ सोचा करती हूँ कि इसका घर तो काफी अच्छा है और ये तो आलीशान तरीके से रहा करती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से मुझे खबर मिलती है कि मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब जब बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी तो मुझे इस बात का बड़ा ही दुख होता है। उधर जो मेरे ससुराल वाले होते हैं मुझको बच्चा ना होने की वजह से वो मुझे धुतकारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि निकल जाओ इस घर से। उसके बाद मैं अपनी ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहने लगती हूँ और जब माता पिता कहने लगे कि तुझसे बच्चा जब भी नहीं हो रहे तो तू ऐसा कर, वहां पर जाकर रहने लग, क्योंकि तुम्हारा एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। और उसके बाद जब घर वालों ने मुझे यहाँ पर भेज दिया तो मैं यहाँ पर रहने लगी। लेकिन यहाँ पर रहने के बाद मुझे तुम्हारे पिताजी बुरे लगने लगे, क्योंकि ये घर पहले से मेरा होना था, लेकिन तुम्हारे पिताजी की वजह से ये घर मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद न जाने मुझे कैसी ईर्ष्या तुम्हारे पिता से होने लगी और उसी वजह से मैं उनको छोटी छोटी बातों पर परेशान करने लगी। धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ये तुमसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि बेटा काफी दिनों में खुश रहने लगा है और उसके बाद दोबारा उदास रहने लगेगा, तो उसके बाद मेरी ये हरकतें न जाने कब इतनी बढ़ गई कि जो कुछ भी मैंने किया था उसे सोचकर आज भी मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होती है। इस बात को कहते हुए यहाँ पर जो अंजलि होती है दोबारा से सतीश से माफी मांगने लगती है। तो यहाँ पर जो सतीश होता है उसे माफ कर देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, इतना ही काफी है जो तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इसके बाद आज तक भी वो परिवार उसी घर के अंदर रहा करता है और सभी लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।